अंदर वो रहते हैं वो वहां पर किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि होस्ट सेल के अंदर मैकेनिज्म होता है कि वो किसी भी पैथोजन को वो किल कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी वायरस जो है वो मेजबान सेल के अंदर किस तरीके से जिंदा रह पाता है, क्या करता है, किस तरीके से वो अपनी हिफाजत करता है, तो उसको आज हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब देखो वायरस की मैं अगर बात करूं तो वायरस जो कि एक नॉन सेलर जो है वो स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई सेल वाली जो है वो प्रॉपर्टी नजर नहीं आती। इसके पास क्या नहीं होता, इसके पास अपना साइटोप्लाज्म नहीं होता सेल वायरस के पास। जब वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं है तो वो जाहिर सी बात है वो अपने अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं जो जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है वो नहीं कर पाएगा। इवन वायरस जो है वो अपने जो है वो क्या कह सकते हैं होस्ट सेल के अगर वो बाहर हो तो वो अपने प्रोटीन भी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि प्रोटीन कौन बनाता है? प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। ठीक है जी, जिसको हम राइबोसोम, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। तो ये राइबोसोम जो है ये भी वायरस के पास नहीं होता। वायरस के पास सिर्फ और सिर्फ जो इसको जिंदा कहने वाली अगर कोई चीज है तो वो इसके क्या है, वो इसका डीएनए या फिर इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो आरएनए। इसी की वजह से वायरस को हम क्या कह सकते हैं, लिविंग कहते हैं। अदरवाइज वायरस हमारा जो है वो नॉन लिविंग कैटेगरी में आता है, बस डीएनए है इसके पास। ठीक है, तो इसलिए इसको नॉन लिविंग नॉन लिविंग तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉन सेलर, मतलब है तो ऐसी चीज जिसके पास सेलर स्ट्रक्चर्स नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है इसके पास, प्रोटीन्स नहीं है इसके पास, या अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वायरस को अपने जैसे वायरस बनाने के लिए, मतलब वायरस को रेप्लिकेशन प्रोसेस करने के लिए, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन जैसे हम डीएनए में पढ़ते हैं ना, डीएनए जब अपनी कॉपी तैयार करता है तो उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो वायरस भी क्या करेगा, अपनी कॉपी क्रिएट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, अपने जैसे वायरस बनाएगा। रेप्लिकेशन प्रोसेस वो जो है कब मुमकिन है, जब वायरस कहाँ पर अंदर होगा, होस्ट सेल के अंदर होगा। तब ये होस्ट सेल की मशीनरी से मुराद होस्ट सेल का साइटोप्लाज्म यूज करेगा, होस्ट सेल के राइबोसोम्स को यूज करेगा ताकि वो अपने जैसे वायरस बना सके। तब ये होस्ट सेल के अंदर आता है तो ये कोशिश करता है तो सबसे पहले वो होस्ट सेल से बचे। अब ये होस्ट सेल से बचने के लिए वो किस तरीके के वो तरीके इस्तेमाल करेगा, तो यहाँ पर लिखा है वायरस रेसिस्ट फ्रॉम होस्ट सेल इम्यून सिस्टम बाय डिफरेंट मेथड्स। अब देखो इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम हर जानदार चीज के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, एक डिफेंस सिस्टम होता है, दफा का निजाम होता है, अपने आप को बचाव करने का एक निजाम होता है। ठीक है, किससे बचने के लिए ये डिफेंस सिस्टम होता है, ये होता है पैथोजन से बचने के लिए। पैथोजन का मतलब वायरस नहीं होता, पैथोजन का मतलब बैक्टीरिया नहीं होता, पैथोजन का मतलब होता है कोई भी ऐसी जानदार चीज, कोई भी ऐसा केमिकल्स जो सेल के लिए खतरनाक हो, जो सेल को बीमार कर सकता है, जो बॉडी को बीमार करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। ठीक है, तो वो वायरस भी हो सकता है, तो वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, या वो जैसे हम प्लाज्मोडियम मलेरिया जो बीमारी पैदा करता है वो भी एक किस्म का पैथोजन है। तो पैथोजन को खत्म करने के लिए क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर एक निजाम होता है, दिफा का निजाम होता है। उस दिफा के निजाम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो वायरस इस इम्यून सिस्टम से बचने के लिए क्या करेगा, ये डिफरेंट मेथड्स को यूज करेगा। तो हम उन डिफरेंट मेथड्स को हम क्या करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ पर लिखा है डिग्रेडिंग होस्ट सेल जीनोम। देखो जीनोम किया तो मैंने आपको मतलब बताया था, जो जेनेटिक मैकअप होता है, जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है सेल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जीनोम कहते हैं। अब डिग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, तोड़ना, कट करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, कुछ भी सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि डिग्रेडिंग का मतलब होता है वायरस क्या करता है, जब होस्ट सेल के अंदर जाता है तो होस्ट सेल के जीनोम को ही तोड़ देता है। किस तरीके से तोड़ेगा, अगर वायरस जैसे ही, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कैसे वायरस की बात कर रहा हूँ, बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसे वायरस को कहते हैं जो बैक्टीरिया को बीमार करता है, जो बैक्टीरिया को खत्म करता है, तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खत्म करता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये क्या करेगा, इंटर करेगा किसके अंदर, बैक्टीरियम सेल के अंदर, बैक्टीरिया सेल के अंदर इंटर करेगा। तो फिर ये वहां पर जाकर क्या करेगा, यहाँ वहां पर जाकर ये एक खास किस्म का एंजाइम बनाता है जिसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस। ये बड़ा ही जबरदस्त एंजाइम है, इसका जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम जो है ये क्या कर सकता है, ये एंजाइम स्पेसिफिक सीक्वेंस, डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाकर क्या लगा सकता है, वहां पर जाकर कट लगा सकता है, वहां पर
कट लगा सकता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस में जाकर कट लगा सकता है बैक्टीरिया के, मतलब बैक्टीरिया के किसी के भी डीएनए में। तो ये वायरस क्या करता है, ये पहले जैसे ही वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाता है ना, तो ये बैक्टीरिया के सेल से ही उसका ही एंजाइम यूज करके, उसके प्रोटीन्स यूज करके ये क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को बनाता है। अब ये रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया का जो जीनोम है, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको पूरा का पूरा क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अब जब बैक्टीरिया का जीनोम ही खत्म किया हो गया, तो बैक्टीरिया ना तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर सकता है, मतलब अब बैक्टीरिया का डीएनए ही नहीं, तो बैक्टीरिया के डीएनए से बैक्टीरिया नहीं बन सकता, बैक्टीरिया का डीएनए नहीं बन सकता, ना ही ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, आरएनए बन सकता है, बैक्टीरिया का आरएनए भी नहीं बन सकता, बैक्टीरिया के प्रोटीन नहीं बन सकते। तो मतलब इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा बैक्टीरिया को हाईजेक कर लिया, पूरे बैक्टीरिया को इसने कंट्रोल कर लिया है। अगर सपोज इसको मैं आपको थोड़ा और तरीके अच्छे तरीके से समझाऊं, सपोज ये क्या है, ये है एक सेल है, बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है। अब यहां से क्या आता है, यहां से एक वायरस आता है, ठीक है, ये है वायरस, ठीक है जी, ये है वायरस। अब वायरस के अंदर यहाँ पर ये इसका डीएनए है, वायरस का क्या है, ये डीएनए है वायरस का, ठीक है जी। और ये बैक्टीरिया का सेल है, और यहाँ पर बैक्टीरिया का जीनोम पड़ा हुआ है। अब बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो नहीं होता, हमें पता है, ठीक है। तो वायरस पूरा इंटर नहीं होता, वायरस क्या करता है, अपना डीएनए क्या करेगा, वो इंटर करेगा, इंसर्ट करेगा, यहाँ से इंटर इसका हो जाएगा, वायरस का डीएनए कहाँ पर आ जाएगा, बैक्टीरिया के सेल के अंदर आ जाएगा। बाकी ये वाला जो हिस्सा है, ये कैप्चर जो, ये किसी काम का नहीं रहता। फिर बैक्टीरिया, वायरस करता क्या है, वायरस सिर्फ और सिर्फ अपना डीएनए क्या करता है, वो किसी भी सेल के अंदर, किसी भी होल सेल के अंदर इंटर करता है। अब ये डीएनए क्या करेगा, ये यहाँ पर जो है, ये अपने प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। वायरस का जो डीएनए है अपना प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। खासतौर पर ये क्या करता है, ये जाते ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को बनाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, जो बैक्टीरियल जीनोम जो होता है, बैक्टीरियल जीनोम ये रहा, ये जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है, इसको क्या कर देगा, वो यहाँ से, ये सपोज ये जैसे ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ये क्या करेंगे, ये इसको तोड़ देंगे, इसको खत्म कर देंगे, पूरे बैक्टीरिया के जीनोम को खत्म कर देंगे। अब सिर्फ और सिर्फ इस सेल पे किसका डीएनए मौजूद है, वायरस का मौजूद है। अब यहाँ पर ना तो बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है, ना वो आरएनए बना सकता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा, और प्रोटीन भी नहीं बना पाएगा, मतलब ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ वो प्रोटीन बनेंगे जो वायरस को बनाएंगे, और इसी तरह से वायरस पूरे इस बैक्टीरिया के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है। तो पहला ये मेथड होता है कि कोई भी वायरस अगर किसी सेल के अंदर घुसता है, तो वो क्या करता है, उसके जीनोम पर कंट्रोल करता है, उसके जीनोम को खत्म कर देता है बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जब वो किसी भी होस्ट सेल का जब जीनोम ही खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो अब उसके अंदर सिर्फ, उस सेल के अंदर सिर्फ वायरस का जीनोम बचेगा, और वायरस अपने जैसे ही अपने मतलब अपने प्रोटीन बनाएगा, अपने खुद को बनाएगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा। तो पहला ये तरीका होता है बचने के लिए। अब दूसरा तरीका क्या आता है, क्या कह रहा है, डीएक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है जी। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, उसको थोड़ा बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है इननेट, ये डबल एन है, ठीक है, डबल एन। इननेट इम्यूनिटी क्या होती है, देखो इम्यूनिटी का मतलब मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर एक दिफा का निजाम होता है। अब इननेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा डिफेंस सिस्टम जो आपको बाय बर्थ मिला हो, डिफेंस सिस्टम जो आपको क्या मिला हो, बाय बर्थ मिला हो। मतलब आप जब पैदा हुए थे, पैदा होते के साथ, मतलब जब आप अपनी माँ की बॉडी के अंदर जब बन रहे थे, तभी आपके जिस्म के अंदर जो इम्यून सिस्टम बनता है, उसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। सपोज अगर मैं एग्जांपल बताऊं, स्किन। अब स्किन जब हम माँ के पेट के अंदर होते तब बनती है, या जब हम बाहर जब निकल आते हैं, जब पैदा हो जाते हैं, तब जाकर स्किन बनती है। स्किन पहले से बन जाती है। स्किन जो है वो जो बच्चा अगर मदर की बॉडी में होता है, तो वहां पर स्किन बन जाती है। अब स्किन क्या है, एक इनेट इम्यूनिटी है। स्किन का क्या काम होता है कि डायरेक्ट जो है वो जरासीम जो है, पैथोजन जो है, वो स्किन से वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर नहीं जा सकते। तो स्किन एक किस्म का डिफेंस सिस्टम के अंदर आती है, एक बैरियर है, ठीक है, पैथोजन से बचने के लिए। तो ये इनेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है स्किन। यहाँ जैसे मैं बात करूँ, हमारे जो स्टमक है, ठीक है, स्टमक के अंदर हमें पता है क्या है, गैस्ट्रिक जूस है, जिसके अंदर HCl होता है, ठीक है, HCl।
ये गैस्ट्रिक जूस हो गया, सपोज गैस्ट्रिक जूस हो गया, ठीक है। अब वहां पर एसिड जो होता है, अब ऐसा नहीं है कि बच्चा जब पैदा हो जाता है उसके बाद उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है, उसके अंदर स्टमक बनता है, नहीं, पहले से वो उसके अंदर मौजूद होता है। यहाँ मैं कहूँ कि कुछ हमारे जो है वो ब्लड सेल्स हो गए, जैसे डब्ल्यूबीसी सेल। अब डब्ल्यूबीसी सेल ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद डब्ल्यूबीसी सेल बनते नहीं, डब्ल्यूबीसी जब वो बच्चा वो माँ के पेट के अंदर होता है तभी वो डब्ल्यूबीसी सेल बन जाते हैं। मतलब हम अपना दिफा का निजाम जो है वो माँ के मतलब पेट से ही वो हम क्या करते हैं वो बना कर लेकर आते हैं। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, इनेट इम्यूनिटी। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक पार्ट है किसका, इनेट इम्यूनिटी का। ये दरअसल किस चीज पे मुश्तमिल है, ये 30 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड प्रोटीन्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं 30 टाइप्स के होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ब्लड के प्रोटीन है वो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तभी से ये बने हुए होते हैं। तो ये इसलिए इनेट इम्यूनिटी का हम इसको पार्ट कह रहे हैं। अब ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स जो है ये क्या कहते हैं, बॉडी डिफेंस में काम करते हैं, मतलब वायरस को, पैथोजन को खत्म कर देते हैं, या फिर वो दूसरे सेलों को, दूसरे हमारी इम्यूनिटी को, दूसरे इम्यूनिटी के पार्ट को, दूसरे सेलों को आगाह करते हैं कि भाई जिस्म के अंदर क्या आ चुका है, जिस्म के अंदर वायरस आ चुका है। अब वायरस इन जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से बचने के लिए ये क्या करता है, उसको डीएक्टिवेशन का मतलब होता है उसको बंद कर देना, ताकि वो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये दूसरे जो है वो डब्ल्यूबीसी सेल्स को बता ही ना सके कि भाई सेल के अंदर जो है वो वायरस घुस चुका है या बॉडी के अंदर वायरस घुस चुका है। तो फिर वायरस क्या करता है, वायरस कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स को बनाता है जो कि बिल्कुल इस सिस्टम की मिमिक करते हैं, मिमिक समझ नकल करते हैं, ठीक है, और उनको ब्लॉक कर देते हैं। इन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उसकी मिमिक करके उसको ब्लॉक कर देंगे। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये डब्ल्यूबीसी सेल या दूसरे जो हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसको ये आगाह ही नहीं कर पाएगा। जब ये आगाह ही नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि वायरस जो है वो पूरी बॉडी के अंदर फैलता रहेगा। तो ये डीएक्टिवेशन कर देता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, ये दरअसल ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स जो होते हैं 30 किस्म के उन्हीं को कहते हैं। और ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, क्योंकि ये प्रोटीन ऐसे नहीं है कि माँ के जब पेट से बाहर निकलते तब बनते के, बल्कि ये क्या होता है कि जब हम बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तभी से ये बनता है, ये बाय बर्थ होते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका, दूसरा तरीका ये होता है वायरस जब होस्ट सेल के अंदर होता है तो वो खुद को बचने के लिए ये तरीका भी इस्तेमाल करता है। अब आते हैं तीसरे तरीके की तरफ आते हैं। अब तीसरा तरीका क्या है, ब्लॉकिंग इंटरफॉर्म्स रिस्पॉन्स। अभी इंटरफॉर्म्स है क्या, इसको थोड़ा मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के साथ समझाऊं। अब यहाँ से सपोज फिर से ये एक सेल है, ठीक है जी, ये क्या, ये एक सेल है। अब ये यूकेरियोटिक सेल है कि जिसका हमने क्या बनाया, यहाँ पर मैंने न्यूक्लियस बनाया तो इसके अंदर डीएनए भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये डीएनए। अब वायरस क्या करेगा, यहाँ से सपोज एक वायरस है, ये कोरोना वायरस टाइप का एक ऐसा मैं वायरस बना रहा हूँ, ठीक है, इसके बाहर क्राउन नजर आ रहे हैं, ठीक है, सपोज ये वायरस है। तो ये वायरस क्या करेगा, जैसे ही अपना जेनेटिक मटेरियल अपना जो है वो किसी सेल के अंदर एंटर करेगा और अपने जैसे वायरस बनाना शुरू कर देगा, तो सेल को पता चल जाता है कि जो है वो बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया है। क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स आया। तो अब ये सेल क्या करेगा, ये सेल अपने जिस्म के अंदर कुछ प्रोटीन्स को बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन्स को बनाएगा, सेल बनाएगा, वायरस नहीं, सेल स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन को बनाएगा। और इन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन्स कहते हैं, इंटरफेरॉन्स कहते हैं, ठीक है। मतलब ये इंटरफेरॉन्स तब बनते हैं जब कोई सेल क्या हो जाता है, जब कोई सेल जो है वायरल इन्फेक्टेड हो जाता है, मतलब जब उसके अंदर वायरस आ जाता है, जब उस पर वायरस कब्जा कर लेता है, तब ये सेल क्या करता है, दूसरों सेल को, सपोज मिसाल ये पड़ोस का एक और सेल है, तो इस सेल को पता है कि वायरस अगर यहाँ से निकला तो इस सेल को क्या कर सकता है, इस सेल को ये खत्म कर सकता है, इस सेल के ऊपर भी हमला कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये खास किस्म के स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स को बनाता है जिसको हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। ये इंटरफेरॉन्स क्या करेंगे, नाइबरिंग सेल्स को आगाह करते हैं, अलर्ट करते हैं। ये क्या करेंगे, ये अलर्ट करेंगे नाइबरिंग सेल्स को, भाई कि मेरे अंदर तो आ चुका है वायरस, अब आप लोगों के अंदर आएगा तो मेहरबानी करके आप अपनी तैयारी पकड़ लें, कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स को बना लें ताकि इस वायरस को खत्म कर सके। मेरी बॉडी के अंदर तो आ गया, मेरे सेल के अंदर तो इसने हाईजेक कर लिया, लेकिन आप लोग बचो। और ये इंटरफेरॉन्स लाजमी नहीं है कि नाइबरिंग सेल्स को भी क्या कर सकता है, वो अलर्ट करता है, लेकिन ये साथ साथ क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिव कर देता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है। जैसे कभी कभी आप मूवीज में सीन देखते हो ना, किसी होटल को जब हाईजेक किया जाता है तो कुछ बंदे उस होटल से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो दूसरों लोगों को बाहर जाकर बता देते हैं
यहाँ पर भी इस तरह से होता है कि जब एक सेल को जब वायरस हाईजेक कर लेता है तो उस सेल में से कुछ खास किस्म के प्रोटीन्स जाकर बाहर निकलते हैं, जिन्हें हम इंटरफ्रॉन्स कहते हैं, जो नाइबरिंग सेल्स को और इम्यून सिस्टम को आगाह करते हैं कि भाई ये सेल जो है वो वायरल इन्फेक्टेड हो चुका है अब इस सेल के अंदर वायरस आ चुका है, इसको खत्म कर दो इस सेल को। लेकिन ये वायरस क्या करता है, ये इंटरफ्रॉन्स को रोक लेता है, इनको ब्लॉक कर देता है, इनको बाहर निकलने नहीं देता। ये क्या कर देगा, ये वायरस जो है ये क्या कर देगा, ये वायरस क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। किसको ब्लॉक कर देगा, इंटरफ्रॉन्स को। अब इंटरफ्रॉन्स जो है वो बाहर निकलेगा ही नहीं, सेल से बाहर निकलेगा ही नहीं, और मतलब नाइबरिंग सेल्स को तो पता ही नहीं है कि भाई इस सेल के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ी पता है कि ये जो मेरा पड़ोसी जो सेल है ये वायरल इन्फेक्टेड हो चुका है, अब यहाँ का वायरस मेरे पास भी आ सकता है, इसको तो पता ही नहीं है। और इसको पता कैसे चलता है, इंटरफ्रॉन्स निकलता तो पता चलता। अब इंटरफ्रॉन्स को तो वायरस ने ब्लॉक कर दिया है। अब ये क्या होगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वायरस बनते रहेंगे, बहुत ज्यादा सेल के अंदर लगातार वायरस बनते रहेंगे, और यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे WBC सेल घूम भी रहे होंगे तभी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। और ये आखिर में क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में जब वायरस बन जाएंगे तो वो झट से इस सेल को खत्म करके निकल जाएंगे, और फिर वो पड़ोसियों सेल के अंदर भी घुस जाएंगे और उसको भी हाईजेक कर लेंगे। तो ये तरीका भी होता है वायरस को बचने के लिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इंटरफ्रॉन्स दरअसल क्या है, ये इंटरफ्रॉन्स आर प्रोटीन्स, ये खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, रिलीज फ्रॉम वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। कहाँ से रिलीज होते हैं, ऐसे सेल से जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुका हो, जो वायरस से घेर चुका हो, ऐसे जो है वो सेल से ये खास किस्म के प्रोटीन्स निकलते हैं। और ये करते क्या है, इनका काम क्या होता है, इट अलर्ट्स नाइबरिंग सेल्स एंड इम्यून सिस्टम। ये मतलब पड़ोसी सेलों को और जो है नाइबरिंग सेलों को क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं कि भाई वायरस आ चुका है, अब अपनी तैयारी पकड़ लें। अगर इनको वायरस ब्लॉक कर दे, अगर वायरस क्या कर दे, वायरस ब्लॉक देम, तो डेफिनेटली ये किसी को अलर्ट ही नहीं कर पाएंगे, किसी को बता ही नहीं पाएंगे, और वायरस इस तरह से पूरे सेल पे कब्जा कर लेगा, हजारों किस्म के अपने जैसे वायरस बनाएगा, फिर वो वहां से निकलेंगे और पूरे दूसरे सेलों को भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये इसका तीसरा तरीका भी होता है। अब आते हैं इसके चौथे तरीके की तरफ। अब जो चौथा जो तरीका है वो है इनएक्टिवेशन ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MSC कहते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर तवज्जो फरमाइएगा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये होता है क्या, दरअसल ये एक डिस्प्ले सिस्टम होता है। क्या होता है, डिस्प्ले सिस्टम होता है। मतलब हमारे जो सेल्स होते हैं इनके ऊपर, सपोज मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ये एक सेल है, ठीक है जी, और ये इसका न्यूक्लियस है। अब बाहर क्या होते हैं, बाहर जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, तो बाहर इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगे होते हैं, यहाँ पर खास मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को सेल वाले चैप्टर में याद होगा, आप लोगों को मैंने सेल मेम्ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा, ठीक है। तो सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक डिस्प्ले लगा होता है। क्या लगा होता है, एक डिस्प्ले लगा होता है। ये डिस्प्ले शो करता है कि ये सेल टाइप कौन सा है, ये किसका सेल है भाई, ये जो है वो बाहर का सेल है या बॉडी का सेल है। जैसे कभी कभी सवाल करते हैं कि भाई WBC सेल का क्या काम होता है, ये जरासीम को निगल लेता है, मतलब अगर वायरस आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए तो उसको खा जाता है। अब सवाल ये है कि WBC सेल हमारे सेलों को क्यों नहीं खाता है, क्योंकि हमारे सेलों में डिस्प्ले लगा होता है, बाहर लगा होता है कि भाई ये बॉडी का सेल है, इसको नहीं नुकसान पहुंचाना। तो ये जो डिस्प्ले जो लगा होता है इसी को हम क्या कहते हैं, MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये बाहर से ये लगे होते हैं। और इसी तरीके से ये जो MSC जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है जब हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए भी हम MSC चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा जो है वो ऑर्गन दूसरी बॉडी के अंदर लगा दें कि उस बॉडी का डिफेंस सिस्टम उस ऑर्गन को खत्म कर देना। MSC इसलिए बड़ी जो है वो बड़ा चेक किया जाता है, MSC तक चेकिंग की जाती है कि वो उसके साथ जो है वो डोनर के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ये बड़ा डिस्प्ले सिस्टम होता है जो कि सेल के बाहर होता है। अब होता है क्या, जब ये वायरस जब सेल के अंदर एंटर होता है ना, वायरस जब सेल के अंदर एंटर होता है तो सेल क्या करता है, वायरस के कुछ टुकड़े जो है वो अपने जो है वो बाहर लगा देता है, डिस्प्ले कर देता है। ये डिस्प्ले करने से इससे क्या हुआ, जो कि बाहर जो टी सेल जो घूम रहे हैं, हेल्पर टी सेल जो है वो घूम रहे हैं, ये डिफेंस सेल्स हैं, मतलब WBC सेल का एक टाइप है। क्या करते हैं ये MSC क्या करता है, ये जो है ना वो वायरस के टुकड़े वो अपने बाहर लगा देता है। तो इससे क्या हुआ कि बाहर अगर हेल्पर टी सेल्स घूम रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा कि यार ये जो पार्टिकल्स हैं ये सेल के अपने नहीं है, ये कोई और सेल है।
तो हेल्पर टी सेल को पता चल जाता है कि भाई ये सेल जो है हाईजेक हो चुका है, इसके अंदर वायरस आ चुका है। अभी हेल्पर टी सेल क्या करेगा, ये दूसरे सेलों को सबको बता देगा और इसको क्या कर देंगे, पूरा का पूरा निगल कर खा जाएंगे ताकि इसके अंदर वायरस हो वो भी खत्म हो जाए। ठीक है जी। तो ये काम होता है, किसका काम होता है, ये होता है एमएससी का काम होता है। तो ये एक डिस्प्ले सिस्टम होता है हमारे सेलों के अंदर जो कि बताता है कि ये सेल किसका है या इस सेल के अंदर क्या क्या चीज मौजूद है, ये सेल जो है वो सिक्योर है या इनसिक्योर है, ये पूरा का पूरा एमएससी बताता है। अगर वायरस आ जाए तो एमएससी क्या करेगा, वायरस के टुकड़े अपने डिस्प्ले में शो कर देगा ताकि बाहर के जो डिफेंस सेल्स है या डिफेंस प्रोटीन्स हैं उनको पता लग जाए कि ये जो सेल है वो हाईजेक हो चुका है, अब इस सेल को खत्म कर दिया जाए। तो ये डिस्प्ले सिस्टम होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है MSC इज द डिस्प्ले सिस्टम विच शो वायरल सिग्नल्स टू द हेल्पर टी सेल। यहाँ पर देखें मतलब कि ये जो हमारा जो मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो एक सिस्टम है, ये एक डिस्प्ले सिस्टम होता है जो कि शो करता है, सिग्नल भेजता है हेल्पर टी सेल्स को कि आइदर सेल इज इन्फेक्टेड और नॉट। ठीक है। तो जैसे अगर वो सेल इन्फेक्टेड होता है तो हेल्पर टी सेल अपना काम शुरू कर देता है और उसको खत्म कर देता है। अब वायरस इस चीज को बचने के लिए, वायरस को पता है कि अगर बाहर पता चल गया कि मैं सेल के अंदर हूं तो फिर मेरी खैर नहीं, तो फिर ये क्या करता है, वायरस क्या कर देगा, इन एमएससी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है। उनको बाहर सरफेस से लगने ही नहीं देगा, बाहर अपने टुकड़े भेजने ही नहीं देगा, पूरे एमएससी को ब्लॉक कर देगा ताकि बाहर के सेलों को पता ही ना चले कि अंदर जो है वो वायरस पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। तो ये भी एक तरीका होता है। तो इनको ये एमएससी को इनएक्टिवेट कर देता है, बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है ताकि बाहर जो है वो डिफेंस सेल्स जो है या डब्ल्यूबीसी के जो सेल्स हैं उनको पता ही ना चले। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा चौथा तरीका। अब पांचवा तरीका आता है। पांचवा तरीका सप्रेशन ऑफ बी सेल। अब सप्रेशन का मतलब मारना नहीं होता, सप्रेशन का मतलब होता है दबा देना, बंद कर देना, तो उसको किसी काम के लायक ना छोड़ना। तो कभी वायरस क्या करते हैं, ये बी सेल जो होते हैं ना, बी सेल क्या है, अब बी जो सेल्स हैं ये एक किस्म के वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक, वाइट ब्लड सेल, और ये कहां पर बनते हैं, बोन मेरो में बनते हैं, तभी इसका नाम पड़ा बी सेल, बी फॉर बोन मेरो। ठीक है जी। तो बी सेल एक किस्म के वाइट ब्लड सेल्स हैं जो बोन मेरो के अंदर बनते हैं। अब ये बी सेल करता क्या है, ये जो बी सेल्स जो होते हैं ये एंटीबॉडीज को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज। अभी एंटीबॉडीज क्या है, इसका भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। एंटीबॉडीज जो है ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, इम्यून सिस्टम के अंदर काम करते हैं, जिनका काम होता है एंटीजन के ऊपर हमला करना। थोड़ा अटैक की मैंने जो है वो स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, आप अटैक की स्पेलिंग सही कर देना। ठीक है, अटैक ऑन एंटीजन। ठीक है। अब एंटीजन क्या है, दरअसल एंटीजन हम कहते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, बाहर से आए किसी केमिकल्स को, किसी पैथोजन को हम एंटीबॉडी कहते हैं, सॉरी एंटीजन कहते हैं पार्टिकल्स को। और इन फॉरेन पार्टिकल्स को मतलब बाहर से आए वायरस को, बैक्टीरिया को या कोई भी पैथोजन है, इनको खत्म करने के लिए खास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। और ये एंटीबॉडीज कौन बनाता है, ये बी सेल बनाते हैं। और एंटीबॉडीज आपसे पूछे क्या, ये अमीनोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं जो एंटीजन के ऊपर हमला करते हैं। एक एंटीबॉडीज है, दूसरा एंटीजन है। एंटीजन क्या है, एंटीजन ये आपकी बॉडी के अंदर नहीं होता, ये आपकी बॉडी से बाहर से आता है, फॉरेन पार्टिकल से। ये वायरस भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, या कोई भी पैथोजन हो सकता है। एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज अब ये आपकी बॉडी के प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी के डिफेंस में काम करते हैं, इनको हम अमीनोग्लोबिन भी कहते हैं। ठीक है ना। और इनको बनाने वाला जो सेल होता है वो कौन सा सेल होता है, वो बी सेल होता है। बी सेल क्या करेगा, एंटीबॉडीज को बनाएगा, एंटीबॉडीज क्या करेगा, एंटीजन मतलब बाहर से आए पार्टिकल्स चाहे फिर वो वायरस उसको खत्म कर देते हैं। अब वायरस इनसे बचने के लिए क्या करता है, इनको ही सप्रेस कर देगा, इनको मतलब इनको बंद कर देगा, इनकी एक्टिविटीज को ब्लॉक कर देगा, इनको बिल्कुल काम ही नहीं करने देगा, इनकी एंटीबॉडीज बनाने नहीं देगा। और जब एंटीबॉडीज ही नहीं बनेंगे तो ये एंटीबॉडीज जो है वो उस वायरस को जो है वो खत्म ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वायरस को पता है एंटीबॉडीज अगर बन गए तो एंटीबॉडीज दूसरे सेलों में भी वो क्या करेंगे, वो वहां पर भी सबको बता देंगे और मुझे भी खत्म कर देंगे। तो इसलिए बी सेल को ये अनएक्टिवेट कर देता है, इसको सप्रेस कर देता है ताकि बी सेल काम ही ना करें और वायरस इस तरीके से क्या करे, वो उस सेल के अंदर ग्रो करता रहे। तो वायरस क्या करता है, खुद इससे बचने के लिए इसको ही सप्रेस कर देता है। ठीक है। तो ये था हमारा पांचवा तरीका। अब आते हैं लास्ट जो कि बुक के अंदर दिया गया है, वो है लास्ट जो है वो हमारा म्यूटेशन इन वायरल जीनोम। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले तो म्यूटेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो म्यूटेशन है क्या, अब म्यूटेशंस ये हर सेल्स के अंदर होता है, हमारे सेलों के अंदर भी हो जाता है। ये दरअसल सडन चेंज इन जीनोमिक सीक्वेंस
ठीक है, मतलब हमारा जो डीएनए है उसके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं उनमें अचानक से अगर कोई चेंज हो जाए, कोई सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशंस कहते हैं। अगर समझ में नहीं आया, सपोज अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, सपोज ये है एक डीएनए, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे बना लूँ, ये लेटर की तरह मैं बना दूं, ये है डीएनए, ठीक है, ये डीएनए। अब यहाँ पर सपोज एडेनिन है, थायमीन है, साइटोसिन है और ग्वानिन है। और एडेनिन के सामने क्या होता है, थायमीन होता है, ठीक है, और एडेनिन के सामने थायमीन, थायमीन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन और ग्वानिन के सामने साइटोसिन। ऐसे होता है सीक्वेंस, हमें पता है। अब ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, टी ए, ये एक सीक्वेंस है, ये दूसरा सीक्वेंस है, ये तीसरा सीक्वेंस है। अब इन सीक्वेंस में मिसाल के तौर पर यहाँ पर है ग्वानिन साइटोसिन, अगर ये सीक्वेंस हटकर यहाँ पर ए आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। ये अचानक से सीक्वेंस चेंज हो गया, ठीक है। ये जो सीक्वेंस चेंज हो जाता है, अचानक से जो चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। अब ये वायरस के अंदर ये ना बड़ा ये डिफेंस सिस्टम में ये वायरस को बचा लेता है। ये वायरस के अंदर जो म्यूटेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। एक तो वायरस के पास क्या होता है, आरएनए होता है, आरएनए के अंदर तो जल्दी म्यूटेशन हो जाती है, बहुत तेजी से म्यूटेशन का प्रोसेस हो जाता है। अब जैसे ही वायरस के जीनोमिक सीक्वेंस में चेंज आएगा अचानक से किसी भी तरीके से, तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा, उससे जो वायरस के जो प्रोटीन्स है वो दूसरे बन जाएंगे। कॉज चेंज इन वायरल सरफेस प्रोटीन, मतलब बाहर जो कैप्सिड लगा पड़ा हुआ है उसके जो है वो प्रोटीन फिर अलग हो जाएंगे। सपोज अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बता दूं कि ये एक वायरस है, ठीक है, ये क्या है, सपोज इसको मैं थोड़ा यहाँ पर बताता हूँ, ये एक वायरस है, ठीक है। अब इस वायरस के लिए आपने एक वैक्सीन बना ली है, ठीक है। वैक्सीन आपने कैसे बना ली, आपको पता चला कि इसके पास एक्स प्रोटीन है, और एक्स प्रोटीन को खत्म करने के लिए आपने क्या बना ली, आपने एक वैक्सीन बना ली। क्या बना ली, आपने एक वैक्सीन बना ली कि ये वैक्सीन इस एक्स प्रोटीन को खत्म कर सकती है। अब वायरस ने क्या किया, देर ही नहीं की, अचानक से इसके अंदर डीएनए का सीक्वेंस अपना चेंज कर दिया और इस एक्स प्रोटीन की जगह पर क्या कौन सा प्रोटीन लेकर आया, वाई प्रोटीन लेकर आया। अब इसकी जो है वो कवरिंग जो है वो वाई प्रोटीन से मिलकर बनी है। अब आपने वैक्सीन बना ली एक्स प्रोटीन की, और एक्स प्रोटीन अब जो किस में चेंज हो गया, वो वाई प्रोटीन में चेंज हो गया। अब ये वैक्सीन एक्स प्रोटीन को खत्म कर सकती है, वाई को नहीं खत्म कर सकती, और एक्स तो अब रहा ही नहीं, एक्स चेंज हो गया, वाई में चेंज हो गया, और वैक्सीन क्या होगी, इसको इसके ऊपर काम ही नहीं कर पाएगी। तो नतीजा क्या होता है कि जब ये जो डीएनए की जो सीक्वेंस जब चेंज हो जाती है, जब म्यूटेशन जब आ जाता है वायरल जीनोम के अंदर, तो इसके प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाते हैं, सरफेस प्रोटीन उसके चेंज हो जाते हैं, और नतीजा क्या होगा, उसके ऊपर वैक्सीन काम नहीं करेगी, उसके ऊपर इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर काम करेगा तो वो लेस इफेक्ट उसके होगा, मतलब लेस इफेक्टिव होगा, कोई ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा, और इसी तरीके से वायरस बच जाएगा। और इस किस्म की जो वायरस की जो सर्वाइबिलिटी जो है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अपना जेनेटिक्स में कहते हैं एंटीजेनिक वेरिएशंस। एंटीजेनिक वेरिएशंस, वेरिएशन का मतलब होता है फर्क आना, मतलब पहले एक्स था अब वाई आ गया, तो फर्क तो हो गया ना, ठीक है, एंटीजेनिक है। तो इस तरीके से वो वायरस क्या करता है, ये वायरस म्यूटेशंस करके ये बहुत ज्यादा जो है वो मतलब वो वैक्सीन से भी वो बच जाता है, काफी सारे इम्यून सिस्टम से भी वो क्या कर देता है, वो बच जाता है। इम्यून सिस्टम भी क्या बनाते हैं, खास किस्म के प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन बी पे हमला कर लेते हैं, लेकिन वायरस ने देर ही नहीं करनी, बी की जगह पर उसने सी प्रोटीन बना दिया। अभी इम्यून सेल तो बी प्रोटीन को खत्म कर सकते हैं, सी को तो खत्म नहीं कर सकते। अब इसके लिए अलग से वो केमिकल्स बनाए, तब तक वायरस और तेजी से फैल जाएगा। वैक्सीन का भी ऐसे किस्सा होता है, कभी कभी देखो पहले वैक्सीन कोई वायरस के ऊपर काम करती थी, अब वो वायरस के ऊपर काम नहीं करती है। इसका मतलब है वायरस ने तरीका ढूंढ लिया है उस वैक्सीन से बचने के लिए, और वो तरीका क्या है, म्यूटेशन। भाई अपने बॉडी के प्रोटीन को चेंज कर दो, वो वैक्सीन उस प्रोटीन के ऊपर काम ही नहीं करेगी। तो ये था जो है वो हमारा वायरस के वो तरीके, जो वो क्या करता है, वो जो है वो अपने सर्वाइव के लिए हाउस सेल के अंदर जो है वो जिंदा रहने के लिए वो इन तरीकों का इस्तेमाल करता है। थैंक यू सो मच।